हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। जय हिंद जय सिया लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका। चलो भाई, सारे बच्चे बढ़िया एनर्जी के अंदर आए हैं और बढ़िया एनर्जेटिक टॉपिक आपके सामने स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 आपका चालू है, लेक्चर नंबर 4 आपके सामने पेश किया जा रहा है। और लास्ट क्लास के अंदर हमने मूवमेंट और शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व किया था, लेकिन आज का ताजा ताजा टॉपिक कुछ डिफरेंट है। दिस इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईपी से डिनोट करेंगे। ई का मतलब इलास्टिसिटी, पी का मतलब प्राइस। ऐसे डिनोट करेंगे। जब जब ईपी लिखूं तो समझ जाना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात हो रही है। दोस्तों, यहां पर एक वर्ड है जो आपको बहुत ढंग से जानना है। दिस वर्ड इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को मैं क्या क्या बोल सकता हूं? देखो जी, इलास्टिसिटी को मैं बोल सकता हूं फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, जो बढ़ना और कम होना होता है, ये होती है फ्लक्चुएशन। फाइन। और हिंदी में बोलो तो इसको बोल सकते हैं नाजुकता। नाजुक कितनी हो तुम, नाजुक कितने हो तुम, दैट इज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी। या फिर आप इसको बोल सकते हो कि तुम्हारे छेड़ने से कोई कितना छिड़ जाता है। तुम्हारे चिढ़ाने से कोई कितना चिढ़ जाता है। कोई ज्यादा चिढ़ जाता है, ज्यादा बिलबिला जाता है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब ज्यादा नाजुक है यार, है ना। मतलब वो घोर रेस्पॉन्स दे रहा है। इसको आप बोल सकते हो रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस। ऐसे समझ नहीं आएगा, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा ऐसे जब तक मैं आपको एग्जांपल ना दूं। तो अब बच्चे आ गए होंगे। हाँ, विदिका बोल रही है सर इसको मैं लचीला बोल सकती हूं क्या? लचीला, हाँ लचीलापन बोल सकती हो, कुछ भी बोल सकती हो, लेकिन तुम्हें समझना होगा और अच्छे तरीके से। ये समझा दूं क्या तुम्हें? हैं? ओके पुलकित जी आ गए भाई साहब, बढ़िया है। चलो सारे बच्चे आ गए हैं तो ढंग से समझो। देखो जी, बात पहले बताऊं आपको शादी से पहले की। किसकी? आप खुद समझ जाओगे, मुझे अब कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं आपकी इको की क्लासेस में। भैया, भैया जी बहुत ट्राई करते थे, लेकिन भाभी जी रेस्पॉन्स नहीं देती थी। भैया जी बहुत ट्राई करते थे, भाभी जी रेस्पॉन्स नहीं देती थी। भाभी जी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती थी। भाभी जी का बोलो कि वो सेंसिटिव नहीं थी इतनी, ठीक है, इतनी सेंसिटिव नहीं थी। तो आप बोल सकते हो कि शादी से पहले ये इतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं थी, मतलब बोल सकते हो इन इलास्टिक थी। शादी से पहले इन इलास्टिक, इसको आप बोल सकते हो लेस इलास्टिक, ठीक है। शादी हो गई, दिन गुजरने लगे, तो अब भैया जी लेस इलास्टिक हो गए, ठीक है। भैया जी शादी के बाद लेस इलास्टिक हो गए हैं, समझे? यानी मैं यूं बोलना चाहता हूं कि किसी को जब तुम छेड़ते हो वो वैसा का वैसा रिजिड रहता है, तुम्हारी बातों से रेस्पॉन्ड करता ही नहीं है, तो बाबा वो इलास्टिक नहीं है। लेकिन तुम छेड़ते हो वो छिड़ जाता है, तुम नाराज करते हो वो नाराज हो जाता है, तुम उसे मनाते हो वो मान जाता है, तो वो इलास्टिक है, समझे? तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबल होना मतलब इलास्टिक होना, फ्लेक्सिबल ना होना मतलब इलास्टिक ना होना, समझे? तो फ्लेक्सिबिलिटी से समझो, इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। चीजें फ्लेक्सिबल हो रही हैं तो मतलब चीजें इलास्टिक हो रही हैं, चीजें फ्लेक्सिबल नहीं है तो चीजें इलास्टिक नहीं है। अभी तो मैंने ऐसे ही तुम्हें समझाया है। अब आ जाओ कंटेंट पे, ठीक है, मॉड्यूल पे आ जाओ दोस्तों। अभी आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, पढ़ा है ना लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा आपने?
लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगा तो राज्य डिमांड कम हो जाएगी, है ना। लॉ ऑफ डिमांड ये भी तो बोलता है प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड आपको एक तरीके से ये बता रहा है कि प्राइस की वजह से डिमांड किस डायरेक्शन में जाएगी। प्राइस कम तो डिमांड का डायरेक्शन ऊपर, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड का डायरेक्शन नीचे। लेकिन प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितनी बदल जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड इसको नहीं बताता। यानी अगर मैं बोलूं कि मान लो प्राइस 50% कम हो गया, 50% कम हो गया, 50% सस्ता हो गया, तो ये तो पता है डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन कितनी डिमांड बढ़ेगी, व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू नहीं पता। देखो ना, ऐसे ऐसे थोड़ा ढंग से समझो। मान लो किसी चीज का प्राइस 10 से 5 हो गया, 50% प्राइस गिर गया, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। मान लो पहले 100 थी, प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए, वो 101 हो गई। ये भी तो हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 10 से 5 हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड, भाई प्राइस कम हुआ है तो बढ़ जाएगी ना, 100 से 200 हो गई। तो देखो दोनों जगह लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हुआ है। अब दोनों जगह देख लो, प्राइस गिरकर डिमांड बढ़ी है, प्राइस गिरकर डिमांड बढ़ी है। डायरेक्शन देखो, एक क्वेश्चन यहां से क्रैक होता है अपू, लॉ ऑफ डिमांड क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन बताता है, वैल्यू नहीं। ठीक है, ओके। लेकिन ये भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो गया, ये भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो गया ना। देखो दोस्तों, जहां पर डिमांड कम रेस्पॉन्ड कर रही है, शादी से पहले कम रेस्पॉन्स होता है ना, या शादी के बाद, हाँ शादी से पहले कम रेस्पॉन्स, राइट। ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा डिमांड लेस इलास्टिक है, मैं बोल दूं इन इलास्टिक, या फिर इसको लेस इलास्टिक बोल दूं, एक ही बात है, मतलब ज्यादा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ठीक है राजे, बात समझ में आ रही है। ओके, जिया खंडेलवाल बस रहने दो। ठीक है, और यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बदल गई है, इसको मैं बोल दूंगा यहां डिमांड इलास्टिक है, सिर्फ इलास्टिक बोल दो। और अगर ऐसा नहीं बोलना तो इसको मोर इलास्टिक बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा जी, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ढंग से समझो। देखो दोस्तों, अगर प्राइस 50% कम हुआ किसी भी कॉमोडिटी का और डिमांड जो थी बढ़नी थी, डिमांड बढ़ गई मोर देन 50% से 100% बढ़ गई, तो बोलेंगे डिमांड ज्यादा इलास्टिक है। जितना प्राइस में बदलाव आया डिमांड में उससे ज्यादा बदलाव आ गया तो बोलेंगे मोर इलास्टिक है। लेकिन दोस्तों भाई डिमांड यह 100% से बढ़ी थी, अगर जितना प्राइस कम हुआ 50%, डिमांड अगर सिर्फ 10% से इंक्रीज हो जाए, डिमांड इंक्रीज होगी ना 10% से, हाँ डिमांड इंक्रीज तो हुई है लेकिन लेस इलास्टिक, लेस। ये क्या हो गया, सिर्फ इलास्टिक लिख दो या मोर इलास्टिक लिख दो, इसको लिख दो लेस इलास्टिक या सिर्फ इन इलास्टिक। यानी दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जितना प्राइस चेंज हो जाए, प्राइस की चेंज देखो, ढंग से समझना, प्राइस को चेंज देखना। मान लो प्राइस इंक्रीज हो गया 20% से, डिमांड डिक्रीज होनी चाहिए। अगर दोस्तों डिमांड डिक्रीज हो गई 40% से, तो प्राइस की डबल डिमांड डिक्रीज हुई है ना, तो यहां पर जब मैं इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये आएगी 2। ध्यान से समझना, बहुत सही चीज, लॉ ऑफ डिमांड वैल्यू नहीं बताता, इलास्टिसिटी वैल्यू बता देती है। अगर इलास्टिसिटी 2 है तो इसका मतलब जितना भी प्राइस बदलेगा डिमांड डबल बदल जाएगी। अगर 2 है तो डबल बदल जाएगी। जैसे कि मान लो भैया प्राइस फॉल हुआ 10% से, तो राज्य डिमांड बढ़ जाएगी 20% से। प्राइस फॉल हुआ 50% से तो डिमांड बढ़ जाएगी 100% से। अगर प्राइस बढ़ गया 25% से तो डिमांड, प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम होगी ना, कम होगी कितने परसेंट से, 50% से। समझे, ये इलास्टिसिटी की वैल्यू का मतलब है। ठीक है, और जरा ढंग से समझो एक बात और, मान लो इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है, 1, तो इसका मतलब यह है कि जितनी डिमांड इंक्रीज होगी उतनी ही सप्लाई भी इंक्रीज होगी। ओ सॉरी, डिमांड कह रहा हूं, सप्लाई कह रहा हूं। हाँ, जितना प्राइस में चेंज आएगा
डिमांड में भी उतना ही चेंज आएगा। मान लो प्राइस 10% से बढ़ गया तो एक वैल्यू है, तो इसका मतलब डिमांड भी 10% से कम होगी। मान लो प्राइस 50% से बढ़ गया तो डिमांड भी 50% से ही कम होगी। अगर मान लो प्राइस कम हो गया 100% से तो डिमांड बढ़ जाएगी 100% से, समझे? यानी यानी अगर डिमांड इज गिविंग सेम रेस्पॉन्स टू प्राइस, अगर डिमांड प्राइस को सेम रेस्पॉन्स दे रही है तो इलास्टिसिटी 1 है। न्यूमेरिकल वैल्यू ये बोलती है। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है तो दिस इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक। यूनिट को 1 बोलते हैं, यूनिट का मतलब 1, तो दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो बाबा जितना प्राइस बदलेगा डिमांड भी उतनी ही परसेंटेज से बदलेगी, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर मैं बोल दूं डिमांड इज रेस्पॉन्डिंग मोर, डिमांड इज रेस्पॉन्डिंग मोर मतलब डिमांड का रेस्पॉन्स ज्यादा है, डिमांड ज्यादा सेंसिटिव है। मान लो प्राइस बढ़ाया तुमने 10% से, अरे भाई डिमांड प्राइस बढ़ने पे कम होगी, ये कम हो गई 20% से। तो राज्य यहां पर अगर तुम इलास्टिसिटी का आंसर कैच करोगे तो डबल इफेक्ट आ रहा है ना, इलास्टिसिटी एक से ज्यादा होगी। जब एक से ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं मोर इलास्टिक डिमांड, या फिर इसको बोलते हैं सिर्फ इलास्टिक डिमांड, या बोल देंगे मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। लेकिन 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 अगर डिमांड इज रेस्पॉन्डिंग लेस, डिमांड अगर प्राइस को कम रेस्पॉन्स दे रही है, मान लो प्राइस बढ़ गया 100% से, आपने डिमांड कम करनी है, प्राइस बढ़ा है तो आपने डिमांड कम करी है 5% से, तो बहुत कम है ना यार, है ना? तो यहां पर आंसर एक से कम आएगा, समझे? वो जितना भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक, या फिर लेस इलास्टिक, या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, कुछ भी बोल लो, ये शब्द इनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, अब मेरी बात आपको दिल पे लेनी पड़ेगी भैया। अगर मान लो जैसे कि मैं बात करूं, आप जिद्दी हो, अगर आप जिद्दी हो तो आपको आइसक्रीम चाहिए तो चाहिए, कितना भी रेट हो जाए, आप आइसक्रीम खाकर ही मानोगे। मम्मी पापा के नाक में दम कर दिया, आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम खानी है, तो आप आइसक्रीम की डिमांड चेंज नहीं करोगे फैजान, चाहे प्राइस कितना भी बढ़ जाए, है ना? तो ऐसे में जिद्दी होने पे डिमांड बदलेगी नहीं। तो ऐसे कुछ केस पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है दोस्तों? इस चीज को, ये डिमांड कितनी इलास्टिक है, कितनी कम इलास्टिक है, ये सब कैलकुलेट करना सीखेंगे हम। तो मीनिंग देख लो एक बारी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी तुम्हें क्लैरिटी नहीं आई तो आ जाएगी थोड़ी देर में, डोंट वरी, अभी आ जाएगी क्लैरिटी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करती है, मेजर मतलब कैलकुलेट करती है क्या? द सेंसिटिविटी मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, नाजुकता किसकी? ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ ऑन प्राइस चेंज। जब कॉमोडिटी का खुद का प्राइस या प्राइस ऑफ द ऑन कॉमोडिटी, कुछ भी लिख लो, जब ये बदल जाता है तो डिमांड कितनी बदलती है, इस बात की कैलकुलेशन की जाती है ना? एक वैल्यू निकाली जाती है, उस वैल्यू को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये समझ नहीं आया तो दूसरी लाइन पढ़ लो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रेस्पॉन्सिवनेस, सेंसिटिविटी की जगह रेस्पॉन्सिवनेस लिख दिया, कि कैसे रेस्पॉन्ड करती है क्वांटिटी, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन प्राइस, प्राइस की वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से, ठीक है ना? प्राइस ऑफ ऑन गुड की बात कर रहे हैं, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। देखो जी, डिमांड काफी सारी चीजों की वजह से बदलती है। अगर हम ये रेस्पॉन्स प्राइस की वजह से चेक कर रहे हैं तो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे हैं। अगर हम इनकम में बदलाव होने की वजह से डिमांड में बदलाव होने का रेस्पॉन्स चेक करते तो उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते। वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि प्राइस की वजह से डिमांड क्या रेस्पॉन्ड करती है, क्या बदलाव दिखाती है, राइट? ओके ओके। अब भैया बात करोगे तुम
यहां पर मैं बोलूंगा अगर आंसर एक से ज्यादा आता है, जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने सिखाऊंगा तब की बात है, अभी थोड़ी देर बाद सिखाऊंगा आपको। अगर इलास्टिसिटी का आंसर एक से ज्यादा आता है, आप बोल देना मोर इलास्टिक डिमांड है, या फिर सिर्फ इलास्टिक डिमांड है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड है। ठीक है जी। अगर आंसर एक से कम आया तो आप बोल देना इन इलास्टिक डिमांड है, या लेस इलास्टिक डिमांड है, या लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड है। ये सब आंसर कैसे आते हैं ये मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। अभी मैं जो चाहता हूं ना, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें कुछ केस स्टडी दूं, आप मुझे बताना कि वहां पर डिमांड जल्दी बदलेगी या नहीं बदलेगी। मतलब डिमांड जल्दी जल्दी बदल जाएगी, बदलने का मतलब चाहे इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। डिमांड जल्दी जल्दी बदलेगी तो बोलेंगे डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, डिमांड नहीं बदल पाएगी तो बोलेंगे डिमांड लेस इलास्टिक है। समझे? ईपी अश्विन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी की शॉर्ट फॉर्म है। पीयूष नागर प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो रेस्पॉन्स आता है बदलने का, उस रेस्पॉन्सिवनेस को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाँ सुमंत अग्रवाल, इक्वल वाला केस नहीं, अभी सिर्फ ये दो पे फोकस रखो। बस मैं आपके सामने सिचुएशन पेश करूंगा और आपको बताना है। ठीक है? हाँ स्नेहा कुमारी, वेरी गुड। आपको कंपेयर करने के लिए बोलूंगा। केस नंबर 1 आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, देखो जी, यहां पर मेरी बात समझो। देखो नितिन सर ने ना अपना एक बजट बनाया हुआ है कि घर के अंदर कितना खर्चा करना है। वो नितिन सर उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स बजट। नितिन सर कहते हैं कि सब लोग एक ऐसा बजट बनाते हैं कि इतना पैसा हमें खर्च करना है, बन जाता है बजट। तो सर भाभी को समझाते हैं, देखो देखो घर के अंदर कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन पे हम खर्चा करते हैं, बहुत सस्ती पड़ती हैं, बहुत सस्ती पड़ती हैं। ठीक है, भाभी जी ने बोला कौन सी गुड्स है जो सस्ती पड़ती हैं, तो मुझे बताओ जरा। नितिन सर ने बोला अगर मेरी शर्ट का बटन टूट गया तो बटन बहुत सस्ता है। अगर तुम्हें आग लगानी हो तो मैचिस की तिल्ली बहुत सस्ती है। ठीक है, अगर तुम्हें मुझे सुई चुभानी हो तो वो नीडल बहुत सस्ती है। भाभी जी अग्री हो गई, अग्री हो गई। नितिन सर ने यह भी समझाया कि जो तुम ड्रेस खरीदती हो, जो तुम मोबाइल फोन अपडेट करती हो, वो लग्जरी आइटम्स सोना बहुत महंगे हैं। अच्छा, ऐसी गाइडेंस भी देते हैं नितिन सर। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब था घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर हमारे बजट का बहुत स्मॉल पार्ट खर्च होता है। कौन सा पार्ट? स्मॉल पार्ट, यानी स्मॉल पोर्शन खर्च होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर आप बहुत सिग्निफिकेंट खर्चा करती हो। सिग्निफिकेंट खर्चा करती हो, सिग्निफिकेंट मतलब एक हाई पार्ट खर्च करती हो घर के बजट का। तो भाभी जी बोली तो मैं क्या करूं? नितिन सर ने फिर समझाया, देखो देखो आपको गाइड कर रहा हूं कि जब जब इन चीजों का प्राइस बदल जाए, मान लो बटन 5 रुपए से 10 रुपए का हो गया, माचिस 1 रुपए 5 रुपए से 10 रुपए का अगर बटन हो गया तो मेरी शर्ट में बटन जरूर लगाना। यह मत सोचना कि महंगा हो गया तो डिमांड कम कर दूंगी। नितिन सर बोले अगर माचिस महंगी हो जाए, 1 रुपए से 2 रुपए की हो जाए, तो आप आग लगाना मत भूलना, यह तुम्हारा काम है, आप आग लगाते रहो। ठीक है, इसकी डिमांड कम मत करना। सर बोले कि अगर सुई महंगी हो जाए, 1 रुपए से 2 रुपए की सुई हो जाए, तो आप सुई चुभाना मत भूलना, इसकी डिमांड आप कम मत करना, बहुत सस्ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी जी अग्री हो गई। भाभी जी ने बोला चलो जी आप बोल रहे हो तो इसकी डिमांड को मैं चेंज नहीं करूंगी, इसकी डिमांड नहीं बदली जाएगी, चाहे कितने भी महंगे हो जाए। क्या होगा? अच्छा डबल रेट हो जाएगा। लेकिन नितिन सर ने समझाया, मैडम जी सुनो, जो आप लग्जरी आइटम खरीदते हो वो 50-50 हजार के हैं, लाख लाख के हैं।
अगर इनका प्राइस बढ़ जाए ना तो प्लीज इनकी डिमांड को कम कर देना। भाई रिश्ता होता है हस्बैंड वाइफ का, बहुत अच्छा होता है। तो भाभी जी मान गई, और सभी ऐसा करते हैं दोस्तों। सब क्या करते हैं, कहते हैं जिन चीजों पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है इन चीजों की डिमांड को हम कंट्रोल में रखेंगे। कंट्रोल में कैसे, अगर इनका रेट बढ़ जाएगा हम इसकी डिमांड गिरा देंगे। गिरा रहे हो इसका मतलब आप बदल रहे हो। अगर ये आइटम सस्ती हो जाए तो नितिन सर बोलते हैं मौका परस्त रहना, मतलब ये सस्ता हो गया तो फटाक से खरीद लेना, सस्ते होते ही फटाक से खरीद लेना, क्योंकि कहीं तुम बाद में ना बहुत पैसे खर्चो, है ना। तो सर बोलते हैं कि बाबा इसकी डिमांड को बदलते रहना, इसकी डिमांड को ना बदलना। तो जिसकी डिमांड नहीं बदलेगी उसकी डिमांड लेस इलास्टिक, जिसकी डिमांड बदल जाएगी उसकी डिमांड मोर इलास्टिक। तो ये केस था कंज्यूमर के बजट में। जो भी हमारा बजट है पैसा खर्च करने का, जिन चीजों पर बहुत कम पैसा खर्च होता है उनकी डिमांड लेस इलास्टिक, जिन चीजों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इनकी डिमांड मोर इलास्टिक। मैं लेस और मोर नहीं लिख रहा, बस मैं हिंट दे रहा हूं। लेस इलास्टिक का मतलब ईपी इज लेस देन 1 और मोर इलास्टिक का मतलब ईपी इज मोर देन 1। बस इतना समझते हुए चलो। इतनी बात समझ में आती है तुम्हें? ठीक है। जब तुम सिग्निफिकेंट पोर्शन खर्च कर रहे हो अपने बजट का तो तुम बहुत मोटा माल खर्च कर रहे हो, तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक पॉइंट बताया है मैंने, चलो दूसरा भी बता देता हूं आपको। दूसरा सर समझाते हैं, कहते हैं जो भी हम सामान यूज करते हैं उसका नेचर समझो, नेचर ऑफ अ कमोडिटी। बाबा जो भी चीज तुम दुनिया में यूज कर रही हो समझो जरा, कुछ चीजें जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी हैं, ये होते हैं एसेंशियल थिंग्स। इसको आप नेसेसिटीज भी बोल सकते हो, नेसेसिटीज बोल लो, नेसेसरीज बोल लो, कुछ भी बोल दो। ठीक है। तो भाभी जी ने पूछा क्या है ये, भाभी जी ने बोला क्या है ये, सर ने बताया ऑक्सीजन, खाना, तुम। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, है ना। पानी भी लगा लो। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। ठीक है, लेकिन जो तुम खरीदती हो ना वो बेबी लग्जरी आइटम्स है, ऐसा बोलते हैं सर। वो लग्जरी आइटम्स हैं यश गुप्ता, ये बहुत महंगे होते हैं, सर ने ऐसा समझाया। अच्छा अच्छा, तो तुम समझाना क्या चाहते हो ये बताओ। लग्जरी आइटम से तो मैं क्या करूं। सर कहते हैं कि इन चीजों की डिमांड को तुम चाहकर भी नहीं बदल सकती भाई। फूड में सॉल्ट भी आता है, सब्जी में नमक डलेगा तो डलेगा, तुम चाहकर भी इनका रेट बदल जाए ना। अगर खाना महंगा हो जाए तो तुम ये नहीं बोलोगी घर में खाना नहीं बनेगा, खाना तुम बनाओगी। अगर ऑक्सीजन का भी रेट लगे ना, ऑक्सीजन भी महंगी हो रही हो, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, समझे। इन चीजों की डिमांड चेंज नहीं होगी, लेकिन इसके बिना जिंदा रहा जा सकता है, इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो इनकी डिमांड बदल सकती है। तो यहां से फिर नितिन सर ने समझाया कि इन चीजों की डिमांड लेस इलास्टिक होती है, लेस इलास्टिक, और इन चीजों की डिमांड मोर इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक। जैसे कि मैं आपसे प्यार से बात करूं, देखो जी मैं बोल रहा हूं सॉल्ट, सॉल्ट जरूरी है या नहीं, तुम बोलोगे है, तो सॉल्ट की डिमांड लेस इलास्टिक बोलूं या मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। लेकिन जब तुम यहां बीच में पंगा फैला दोगे, तुम बोलोगे टाटा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट। भाई टाटा सॉल्ट या आशीर्वाद का सॉल्ट या कैप्टन कुक का सॉल्ट ब्रांडेड सॉल्ट है ये, मतलब सॉल्ट पे ब्रांड लगा होना जरूरी नहीं है, सॉल्ट जरूरी है। तो जब ब्रांड की बात आ जाती है ना तो आप ब्रांड में लग्जरी चीज घुसा रहे हो। ठीक है, तो इसकी डिमांड मोर इलास्टिक हो जाती है। अब ये अंदर की बात समझा रहा हूं, जो चीजें जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स, दवाइयां जरूरी हैं। अब एक टैबलेट आती है 2 रुपए की, पैरासीटामोल, बुखार है खानी जरूरी है, तो उस टैबलेट की डिमांड लेस इलास्टिक है भैया, इन इलास्टिक है। बीमार होने के बाद उसकी डिमांड को तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वही टैबलेट किसी हाईफाई कंपनी की 200 रुपए की आ रही है, मान लो मैनकाइंड की 200 रुपए की आ रही है। अरे मैनकाइंड की टैबलेट लेनी जरूरी नहीं है, चुपचाप से कोई भी पैरासीटामोल की टैबलेट ले ले, ब्रांड यहां मैटर नहीं करता, समझ रहे हो। सॉल्ट अपने आप में बहुत जरूरी चीज है, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि टाटा सॉल्ट ही जरूरी है। वैसे चलता है हर जगह टाटा सॉल्ट ही है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं, समझे। ठीक है,
ओके चलो जी। अब एक बंदा बोल रहा है सर ओवरव्यू दे दो इलास्टिसिटी का। वाह वाह, लेट आए हो आप। मेरी बात सिर्फ इतना समझ लो, डिमांड अगर आप जल्दी बदल सकते हो, बदलने का मतलब चाहे इंक्रीज कर दो चाहे डिक्रीज कर दो, डिमांड जल्दी बदलेगी तो ज्यादा इलास्टिक। और कंपैरिजन करोगे एक दूसरे केस से जो मैं बता रहा हूं बीच बीच में, अगर लेट बदलेगी डिमांड या नहीं बदल सकती डिमांड तो लेस इलास्टिक। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। चलो जी, दो बात हो गई। ठीक है जी। अब यहां पर आए, कहते हैं नितिन सर का कहना है कि बहुत सारी गुड्स हैं जिनके मार्केट में बहुत सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। क्या अवेलेबल होते हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बहुत सारे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। कहते हैं कैसे कैसे? कहते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कि पानी का सब्स्टिट्यूट कहां से लाओगी, है ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके मैनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हैं, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। जब मैं बोल दूं कोल्ड ड्रिंक तो इसमें पेप्सी, थम्स अप, माजा, लिम्का, स्लाइस, स्प्राइट, 7 अप, ड्यू, मिरिंडा, फैंटा सब आ जाती है, समझे। तो कुछ गुड्स हैं जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं है, कुछ गुड्स हैं जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो दोस्तों अगर इन दोनों केसेस को मैं कंपेयर करूं तो जिसके सब्स्टिट्यूट नहीं होते आप उसकी डिमांड को जल्दी से चेंज नहीं कर पाओगे, यहां डिमांड लेस इलास्टिक होगी, समझे। ओके, जिसके सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं आप उसकी डिमांड को कंपेयर कर करके चेंज कर सकते हो, यहां डिमांड मोर इलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल आप पेप्सी पीते हो, ठीक है, पेप्सी महंगी हो गई, आप इसकी डिमांड को चेंज कर दोगे, कोका कोला पे आ जाओगे। कोका कोला महंगी होगी, डिमांड चेंज कर दोगे, थम्स अप पे आ जाओगे। तो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं इसलिए आप डिमांड बदले जा रहे हो, लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो आप डिमांड नहीं बदल सकते थे, नहीं बदल सकते थे ना। तो इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, जिसके कम सब्स्टिट्यूट है उसकी इलास्टिसिटी कम, जिसके ज्यादा सब्स्टिट्यूट है उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। कम सब्स्टिट्यूट कम इलास्टिसिटी, ज्यादा सब्स्टिट्यूट ज्यादा इलास्टिसिटी। ठीक है, और सुनो, और सुनो, बहुत सारी गुड्स के बारे में बता रहा हूं। तो हेयर कम्स नंबर ऑफ यूजेस। क्या बोल रहा हूं? नंबर ऑफ यूजेस। ये वाला केस भी ले लो राज्य, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिसके बहुत कम यूज हैं, कुछ गुड्स ऐसी होती है जिसके बहुत ज्यादा मैनी नंबर ऑफ यूजेस हैं। अच्छा ऐसा कैसे? सुनो मेरी बात, जिनके बहुत कम यूज होते हैं उनकी बात करो। कौन सी गुड है भाई जिसके बहुत कम यूज होते हैं? बहुत कम। मान लो मैं बात कर रहा हूं बटर की, बटर घी है, ये सिर्फ फूड में ही यूज होता है, रोटी सब्जी में यूज होता है, राइट। ठीक है, किसी को बटरिंग करते हैं, मक्खन लगाते हैं, वो वाला नहीं है बटर ये, ठीक है। हाँ सुमंत, वो फॉर्मूला वगैरह बाद में बताऊंगा ना। हाँ ठीक है, जैसे कि आपकी बुक्स हैं, बुक्स के भी बहुत कम यूज हैं, लाइक बुक्स सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए काम आ रही है, राइट। ठीक है, जिसके बहुत कम यूज हैं। लेकिन दोस्तों कुछ गुड्स हैं जिसके मल्टीपल यूज होते हैं, मल्टीपल। जैसे कि मैं बात करूं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज हैं। आप इससे पंखा चला सकते हो, टीवी चला सकते हो, एसी चला सकते हो, मोबाइल चार्ज कर सकते हो, गीजर चला सकते हो, बैटरी चार्ज कर सकते हो, ई रिक्शा की, स्कूटी की, बहुत सारे काम कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। दूध के बहुत सारे यूज हैं, दूध सीधा पी सकते हो, चाय, कॉफी, पनीर, घी, लस्सी, दही, पता नहीं क्या क्या बनाने का काम आता है। अब सोचो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। देखो एक दिल की बात सुनो, पहली बात तो ये बहुत जरूरी चीज है, जरूरी चीज है, लेकिन दोस्तों जरूरी चीज है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम इसको किसी और तरीके से पढ़ रहे हैं। हमारा तरीका यह है कि अब इनको कंपेयर करो। जैसे कि मैं बोल लूं पेट्रोल, पेट्रोल का बहुत कम यूज है, किसी की गाड़ी चलाने के काम आता है, किसी के घर को जलाने के काम नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। घर को चलाने के काम नहीं आता, गाड़ी चलाने के काम आता है ना, घर को जलाने के काम नहीं आता, ध्यान रखना। इन चीजों का एक यूज है भाई, मेरी गाड़ी पेट्रोल से चलती है और मेरे को कार चला के जाना है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। नितिन सर की गाड़ी पेट्रोल से चलती है और नितिन सर को कार चला के जाना है, तो उसमें वो डीजल नहीं डलवा सकते, सीएनजी नहीं डलवा सकते, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं लेके जा सकते, समझे। वो पेट्रोल से ही जाएगी, तो इसकी डिमांड चेंज नहीं होती, समझे। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी हो गई तो लोग इसकी डिमांड बदल देते हैं, कहते हैं ना भाई फालतू में कमरे में लाइट जल्दी मत छोड़, पंखा चल रहा है देख, फालतू में कमरे में कोई नहीं है, बंद कर,
है ना, लिमिट में ले आते हैं इसके यूज को। दूध महंगा हो गया तो आपको दही लस्सी खाने को नहीं मिलेगी, सीधा चाय से काम चलेगा, वो भी पानी वाली चाय हो सकती है। समझे इस बात को? तो अगर इन दोनों केसेस को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड ज्यादा इलास्टिक है, इसकी डिमांड कम इलास्टिक है। देखो एक दिल वाली फील बताऊं, जब मैं ये पढ़ रहा था ना कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट 11th-12th में भी है, जब मैं ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था तो मुझे स्कूल में टीचर ने समझाया कि देखो इलेक्ट्रिसिटी और मिल्क की डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा नहीं सर यार, इलेक्ट्रिसिटी और मिल्क की डिमांड तो कोई भी चेंज नहीं करेगा, इसकी डिमांड तो ज्यादा इलास्टिक होनी नहीं चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए। टीचर समझा नहीं पाया, मैं समझाता हूं। लेकिन देखो दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी और मिल्क अपने आप में ही बहुत यूजफुल चीज है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक जनरली होती ही है, क्योंकि इसके बिना रहा नहीं जा सकता, एक तरीके से ये भी नेसेसिटी है आज के टाइम में। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और मिल्क को किसी और ऐसी चीज से कंपेयर करोगे जिसका सिर्फ एक ही यूज है, अर्जेंट यूज है भाई, तो कंपैरेटिवली अगर कंपेयर करोगे तो इसकी डिमांड जिसका एक यूज है वो लेस इलास्टिक है। समझ रहे हो? कंपैरेटिवली। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो अगर कंपेयर किया जाए, अगर इससे रिलेटिव कंपेयर किया जाए तो रिलेटिवली मोर इलास्टिक निकलेगी। ये मॉड्यूल की लैंग्वेज भी है, ठीक है ना, रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड होगी इन चीजों की। समझे? ओके चलो जी, हाँ फॉर्मूला का साइन मैंने देख लिया। चलो जी, अब आपको एक मस्त सी स्टोरी सुनाऊं। एक मस्त सी स्टोरी सुनाता हूं। देखो जी, आपको एक बात बताता हूं। चलो जी, हाँ जी, ध्यान रखना जरा भाई। एक दिन भैया और भाभी जी मेरे घर आ गए। तुम्हें पता है अपन बेचारा गरीब आदमी, बिस्किट और नमकीन बहुत महंगे हो रखे थे, बिस्किट और नमकीन बहुत महंगे हो रखे थे। और जब भी मेहमान आते तुम्हें पता ही है, चाय बिस्किट नमकीन ठंडा पूछते हैं ही। भैया और भाभी जी मेरे घर आ गए और मजबूरी में मैंने उनको महंगे बिस्किट और नमकीन खिलाए, इज्जत बचाने के लिए अपनी। लेकिन मैं आज भी ध्यान रखता हूं कि बिस्किट और नमकीन नहीं खाने, क्योंकि महंगे हैं। समझे? बिस्किट और नमकीन महंगे हैं, मैं नहीं खाता। एक और स्टोरी बताता हूं आपको मैं। ये स्टोरी चलो कुणाल सर की बताता हूं। भाई कुणाल सर की जब शादी हुई ना, तो घर में सारे लोग खुश थे, मतलब बढ़िया तरीके से शादी होनी है, नाचना है, गाना है, बढ़िया। कुणाल मंधानिया सर खुद खुश थे। तो कुणाल मंधानिया सर बोले चलो अब शादी है तो घर के अंदर मिठाई बनाई जाएगी। तो मिठाई बनाने की बात हुई, तो कुणाल सर बोले हाँ यहाँ पर हलवाई बिठाएंगे, जगह देख लिया, यहाँ पर वो लड्डू पेड़े वगैरह बनाएंगे, बर्फी बनाएंगे, जलेबी बनाएंगे, लेकिन मिठाई में चाहिए होगी चीनी, शुगर चाहिए होगी। भाई दुकान पे गए शुगर का रेट पूछने, उसने बोला चीनी 40 रुपए की 1 किलो है। कितने की? 40 रुपए की 1 किलो। चीनी कितने की है? 40 रुपए की 1 किलो, दुकान वाले ने बोल दिया। तो हमने बोला ठीक है भाई, 500 किलो चीनी दे दियो, इतनी सारी मिठाई बनेगी। 5 कट्टे 100 किलो के चीनी के बुक कर दिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हम एडवांस में बुकिंग करा के आ गए, ठीक है। अब शादी का दिन आया जिस दिन मिठाई बननी थी, मिठाई बननी थी, हलवाई तैयार बैठे, हम चीनी लेने गए तो दुकान वाले ने बोला भाई 40 रुपए की नहीं है, चीनी है 60 रुपए की। 50% रेट बढ़ गया चीनी का भाई, 2-4 दिन के अंदर ही 50% रेट बढ़ गया। समझे? तो बताओ आपको क्या लगता है कि कुणाल सर ने मिठाई बनवाई होगी या नहीं बनवाई होगी? बताओ, यस और नो लिखो। मिठाई बनवाई होगी तो लिखो यस, नहीं बनवाई होगी तो लिखो नो। यस और नो लिखो, कुणाल सर ने शादी में मिठाई बनवाई होगी या नहीं बनवाई होगी। चीनी 40 रुपए से 60 रुपए की हो गई थी। हाँ अभी तो 43 रुपीज है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2-4 दिनों में ही 60 की हो गई। बताओ, वॉइस लो है,
एक मिनट में देखता हूं, वॉइस लो। कुणाल सर ने मिठाई बनवाई इज्जत बचाने के लिए, जैसे मैंने भैया और भाभी घर पे आ गए थे तो नमकीन बिस्कुट खिला दिए महंगे होने के बावजूद भी, लेकिन अपन लॉन्ग रन में उसको ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं। ऐसे ही उन्होंने इज्जत बचाने के लिए मिठाई बनवाई। भाई शादी है, मिठाई बनवानी पड़ेगी, लेकिन वो महंगी है चीनी, इस वजह से ज्यादा कंज्यूम नहीं करते। तो दोस्तों बात कुछ इस तरीके की है, आप टाइम को कंसीडर करो लाइफ में। टाइम पीरियड की बात करो, जब मजबूरी होती है, चाहे सामान महंगा हो जाए कोई बात नहीं, मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट पीरियड की, मतलब तुम्हारे पास बहुत कम समय है, इज्जत बचाने वाली बात हो गई। और लॉन्ग पीरियड की, भाई साहब सामान महंगा होने के बाद भी मैं शॉर्ट रन में डिमांड चेंज नहीं करता, डिमांड लेस इलास्टिक रहती है, लेकिन लॉन्ग रन में महंगा हो गया भाई, डिमांड बदल दे, कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे, समझे? डिमांड कम कर देता हूं, लॉन्ग रन में डिमांड चेंज हो जाती है, ठीक है, कंपैरेटिवली इलास्टिक हो जाती है। यहां बदल देते हैं लंबे टाइम में, भाई शॉर्ट रन में इज्जत बचानी पड़ती है, तुम्हें सामान खरीदना ही पड़ेगा, समझे? शादी करना अभी जरूरी नहीं है, अभी तुम्हें पढ़ाई करनी जरूरी है। एक तुम्हें कहानी सुनाऊं, कहानी बाद में सुनाऊंगा, रुक जाओ, कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले तुम्हें एक ढंग की बात बता दूं, ठीक है? मैं तुम्हें बताता हूं, एक वर्ड है, देखो तुमने सुना है कि प्रिंटर, जो प्रिंटर होता है कंप्यूटर के साथ अटैच होता है, तुम्हें पता है ना, प्रिंट आउट निकलते हैं उससे। प्रिंटर के अंदर एक इंक होती है, उस इंक को क्या बोलते हैं? कार्ट्रिज, कार्ट्रिज बोलते हैं ना, कार्ट्रिज की स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, कार्ट्रिज बोलते हैं प्रिंटर के अंदर जो इंक होती है। अब तुमने सिर्फ प्रिंटर खरीद लिया, क्या खरीद लिया? प्रिंटर खरीद लिया, तो तुम्हें कार्ट्रिज खरीदनी पड़ेगी। क्या? ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूं। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज है, कार है, तो राज्य तुम्हें फ्यूल खरीदना पड़ेगा, समझ रहे हो? अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होती है जो एक साथ इस्तेमाल हो, प्रिंटर और कार्ट्रिज एक साथ इस्तेमाल होती है, कार और उसका फ्यूल एक साथ इस्तेमाल होता है, खरीदना पड़ेगा ना, खरीदना पड़ेगा ना। तो मैं बात कर रहा हूं आपसे टाइड डिमांड की। टाइड मतलब यहां डिमांड टाइड हो गई है, ठीक है, जुड़ गई है। दोस्तों टाइड डिमांड के केस में, टाइड डिमांड हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर तुम्हारे पास प्रिंटर है और कार है तो फ्यूल या कार्ट्रिज महंगा होने पर भी तुम्हें खरीदना पड़ेगा, वरना ये बेकार हो जाएंगे। तो टाइट डिमांड के केस में दो बातें नहीं बनती, सीधा बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड होती है। टाइट डिमांड के केस में इन इलास्टिक डिमांड होती है, समझे? और बताऊं इसके अंदर की बात, और बताता हूं, देखो जी, भाभी जी ने, अब तुम्हें पता ही है लग्जरी आइटम्स खरीदने का बहुत शौक है, भाभी जी ने खरीद लिया आईफोन 15 मैक्स प्रो, सबसे हाई रेंज वाला, सबसे हाई रेंज वाला। कितने रुपए का आता है बताओ? रेट सर्च मारो, कितने का खरीदा होगा? रेट सर्च मारो, कितने का खरीदा होगा? आईफोन 15 मैक्स प्रो कितने का है? सबसे हाई रेंज वाला। चलो जी सर्च मारते हैं। आईफोन 15, अपनी तो औकात नहीं है भैया, अपने तो 4.5 सीधा एफडी में जाते हैं ठीक है। आईफोन 15 मैक्स प्रो का प्राइस क्या लिखा है? 1,56,000। लेकिन ये नहीं, हाँ ये वाला खरीदा था, ये थोड़ा अलग वेरिएंट है ना, भाभी जी ने ये वाला खरीद रखा है। भाई नितिन सर से पूछ भी लेना कि फोन कौन सा है मैडम के पास। ये था 2 लाख रुपए का फोन, ये खरीद लिया भाई, ये खरीद लिया, अरे आते ही खरीद लिया 2 लाख रुपए का भाई, 2 लाख का फोन खरीद लिया।
2 लाख का खरीद लिया फोन। वाह 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 वाह, 2 लाख का खरीद लिया फोन। ठीक है, अब फोन है तो उसके संभालने के लिए कवर भी चाहिए होगा। कवर का रेट मार्केट में 1000 रुपए था। कितना था? 1000 रुपए। लेकिन जैसे ही भाभी जी कवर खरीदने गई तो दुकान वाले ने बोला कवर 2000 का है। भाई साहब, स्टेटस देख के बात होती है ना। 2 लाख का फोन खरीदा। भाई हमारे फोनों के कवर 100 रुपए के आते हैं, समझ रहे हो? हमारे फोनों के कवर 100 रुपए के आते हैं। ये देखो, ये टूटा हुआ फोन है, टूटा हुआ भी ना, टूटा दिख रहा है, हाँ टूटा भी हुआ है, और कवर लेस है ये तो बेचारा। हमारे फोनों के कवर 100 रुपए के आते हैं। इनका फोन का कवर 1000 का था, लेकिन एकदम से 2000 का हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। लेकिन बताओ, क्या ये 2 लाख का फोन खरीद रही है तो 2000 का कवर खरीदेंगी नहीं खरीदेंगी? कमेंट सेक्शन में बताओ, खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए? भाई जब तुमने इतनी बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री गुड ले ली है तो छोटी सी माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? समझ रही हो? खरीदेगी, यस 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 खरीदेगी। समझ रहे हो? इतना एक्सपेंसिव आइटम, जब तुम एक बहुत एक्सपेंसिव आइटम ले लेते हो तो उसके साथ में एक माइनर सा कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो उसके साथ अच्छा लगता है, जुड़ के ही चलेगा, तो तुम इसकी डिमांड को चेंज नहीं करते भाई। तुम माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड को चेंज नहीं करते। तो माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड इनइलास्टिक होती है। क्या होती है? इनइलास्टिक। मैं ये समझाना चाहता हूं, एक नया केस था। देखो, टाइड डिमांड होगी ना, टाइड डिमांड, टाइड डिमांड भी कॉम्प्लीमेंट्री का केस है, जहां पर दोनों गुड बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन एक होता है माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तुम इन्हें इतना मोटा, इतना महंगा माल खरीद रखा है, तो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में वो छोटा सा माल चाहे महंगा भी हो गया, वो आपको खरीदना ही पड़ेगा। खरीदते हैं लोग यार, समझ रहे हो? और असली एग्जांपल दूं आपको, ये 2 लाख का फोन खरीद के लिया है लेकिन चार्जर नहीं मिला, फोन के साथ चार्जर नहीं मिला, तो भाई वो 4000 का चार्जर भी इनको खरीदना पड़ा। समझे? 2 लाख के फोन के साथ 4000 का चार्जर खरीदना ही पड़ेगा। माइनर सी कॉम्प्लीमेंट्री गुड है भाई, उसके बिना चलेगा नहीं फोन, वो है ना। तो माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एक डिफरेंट केस बन गया। येलो कलर से मैं इसको ऐसे कर देता हूं। इसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, यानी ये अगर तुम्हारे पास है तो तुम इसको खरीदते हुए, ये अगर तुम्हारे पास है तो इसको खरीदते हुए डरोगे नहीं, खरीदना ही पड़ेगा। भाई तुम्हारे घर में टीवी है तो रिमोट खरीदना ही पड़ेगा, एसी है तो उसका रिमोट भी खरीदना पड़ेगा। हाँ साथ में आता है, लेकिन खराब हो जाए तो खरीदना ही पड़ेगा ना, है ना? खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा उस्ताद। और आपको एक बात बताता हूं, देखो जी, कुछ गुड्स की प्राइस रेंज देखो, प्राइस रेंज। कुछ गुड्स होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। क्या होती है? टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव मतलब हाई लेवल है प्राइस रेंज का, हाई प्राइस रेंज है, हाई प्राइस रेंज। कुछ गुड्स होती हैं बहुत सस्ती, लो प्राइस रेंज की। देखा ना, लो प्राइस रेंज मतलब जैसे कि कोई सुई हो गई, माचिस हो गई, इनकी डिमांड कोई नहीं बदलता। ये कितना भी रेट इनका डबल हो जाए, हद से ज्यादा अठन्नी की जगह 1 रुपए की हो जाएगी, 1 रुपए की जगह 2 रुपए की हो जाएगी। जो बहुत सस्ती चीज है इसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होती है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जो चीजें बहुत महंगी होती हैं, मैं लग्जरी आइटम्स की बात नहीं कर रहा, लग्जरी आइटम्स भी महंगे होते हैं, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहा हूं जो हवाबाजी के काम आते हैं। बताओ इसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? कमेंट सेक्शन में बता दो, इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी? बताओ 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 बताओ। सारे बच्चे बोल रहे हैं इलास्टिक होगी, लेकिन दोस्तों मुझे पता है तुम्हारे साथ मोए मोए होएगा। देखो लग्जरी गुड्स की डिमांड बदल सकते हो, वो इलास्टिक होती है, लेकिन जो लग्जरी से भी लग्जरी है, मतलब इतनी एक्सपेंसिव है कि जिसको सिर्फ अंबानी खरीद सकता है, इलॉन मस्क खरीद सकता है, जेफ बेजोस खरीद सकता है, जैक मा खरीद सकता है,
कटरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये लिमिटेड लोग खरीद सकते हैं इन चीजों को। ये होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव। भाई लग्जरी आइटम क्या होते हैं? कार होता है, एसी होता है, लेकिन अगर मैं बोलूं रोल्स रॉयस, वो तो ऐसी खतरनाक होगी ना, तो ये तुम समझ नहीं पाओगे इसको। ये तुम पता है कब समझ पाओगे? जब तुम इतने अमीर हो जाओगे। अबे बहुत जिद्दी हो जाते हैं इतने अमीर होके, इनको जो चाहिए होता है वो ले ही लेते हैं। यहां पर भी डिमांड इनइलास्टिक होती है। मतलब एक तो होता है सामान महंगा है इसलिए नहीं खरीद रहे। अबे ये उस लेवल पे भाई, ये बंदे ही ऊंचे स्टेटस के हैं, समझे? ये बंदे ही ऊंचे स्टेटस के हैं। ऊंचे स्टेटस के तो उस्ताद ये डिमांड चेंज करते ही नहीं। तो अब अंबानी डिमांड चेंज नहीं करता और बंबानी भी डिमांड चेंज नहीं करता। दोनों की देख लो भैया। ये केस है अंबानी का। अंबानी को जो पसंद आ गया वो चाहिए चाहिए माल। बंबानी मजबूरी में सस्ता माल खरीदेगा ही खरीदेगा भाई, इसका तो जुगाड़ ही ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब बात करो आप अपनी और मेरी, हम दोनों की बात करते हैं। यहां चल रही है मिडल रेंज, जो वो चीजें जिनका प्राइस मिडल रेंज में होता है। जैसे कि मैं बात कर लूं नॉर्मल बाजार में मिलने वाले कपड़े। यार कपड़े ना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते, करोड़ों के आएंगे, लाखों के आएंगे ना। कपड़े 2-3 रुपए के आ रहे, 5 रुपए के नहीं आ रहे। कितने के आते हैं कपड़े? कपड़े मिडिल रेंज में आते हैं। 200 की टी शर्ट हो गई, 500 की हो गई, 1000 की हो गई, जीन्स भी ऐसे ही है, 2000 की हो सकती है। ठीक है, ये मिडिल रेंज में होते हैं। भाई साहब कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं ना, तो हम इसकी डिमांड को कम कर देते। चलिए यार बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा है, अगली बार ले लेंगे। बहुत सस्ते हो गए तो हम फट ज्यादा डिमांड कर देते हैं। अबे सेल लगी हुई है भाई, जूडियो में चला जा, 200 की टी शर्ट मिल रही है, ले ले, दे दनादन ले लेते हैं। होता है ना, मैं तो ऐसे ही करता हूं, समझे? जब सेल लगी होती है तो फटाक से ले लेते हैं। तो डिमांड यहां बदलती है भाई। प्राइस कम हो रहा है तो बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो बहुत कम डिमांड हो रही है। डिमांड बदल रही है ना। इधर देखो, प्राइस बढ़े या कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सस्ती है ले ले। यहां देखो ना, अल्ट्रा एक्सपेंसिव प्राइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेनी है तो लेनी है, समझे? अब तुम्हें पता ना कार्तिक आर्यन ने कार ली थी, कार्तिक आर्यन ने बहुत महंगी गाड़ी ली थी, समझे? तो यहां पर डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलास्टिक। क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। राज्य क्विज कराऊंगा, लेकिन एक कहानी सुनाने के बाद। कहानी सुनाता हूं दोस्तों आपको आज मैं, ये कहानी ढंग से सुन लेना, ठीक है? ये कहानी आपके बहुत काम में आएगी, कहानी सुन लेना, ठीक है? कहानी बहुत काम में आएगी, ये कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनो जरा। देखो भाई, मैंने दिल्ली में, अब तुम बोलोगे यार लव सर ऐसे हो, आप जज मत करना, प्लीज मेरे को जज मत करना इस कहानी से, ठीक है? जो आपको बताने जा रहा हूं इस कहानी से कोई भी जज नहीं करेगा मुझे, ठीक है? यार मैं ना बहुत लोकल हूं, मतलब मैं चीजों को बहुत लोकली ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूं। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? समाज का वो वाला एलिमेंट ऑब्जर्व किया जो शायद आपकी नजरों से दूर होगा। सुनो भाई, दिल्ली में एक सड़क देखी मैंने। सड़क ऐसे थी, ऐसे ऐसे जा रही थी ऊपर, ऐसे ऊपर जाती है ना सड़क, मतलब क्या बोलते हैं, चढ़ाई। सड़क ऊपर जा रही थी, मतलब ऐसी सड़क नहीं थी सीधी जा रही है, ऊपर जा रही है। ये पहाड़ी के ऊपर ऐसे सड़क जा रही है। एक जगह है ऐसा, और जगह का नाम मत पूछना मुझसे, ठीक है? और यहां पर ऊपर इधर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं यहां पर, बहुत सारी फैक्ट्री है, बहुत सारा सामान बनता है। तो भाई इधर से बहुत ज्यादा गाड़ियां इधर रॉ मटेरियल छोड़ने के लिए आती है। मानते हो नहीं मानते हो? रॉ मटेरियल छोड़ने के लिए आती है। हाँ, इट्स लाइक अ फ्लाईओवर। हाँ यार, ठीक है, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां रॉ मटेरियल छोड़ने के लिए आती है। लेकिन कुछ लोग यहां पर रिक्शा से, किससे? रिक्शा से, रिक्शा से भी रॉ मटेरियल छोड़ने आते हैं। अब भाई यहां स्टील की, आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक रिक्शा के अंदर अगर बहुत सारा तुमने रॉ मटेरियल रख दिया तो रिक्शा बहुत हैवी हो जाता है, रिक्शा बहुत भारी हो जाता है। और ये मोटर वाले रिक्शा नहीं है, ये पैडल वाले रिक्शा है, जिसको चलाने के लिए लेबर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है?
अब एक रिक्शा वाला, मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है, ठीक है, इस रिक्शा को लेके आगे जाता है तो बहुत ज्यादा थक जाता है ऑब्वियसली। अब ये आगे लेके जाएगा तो बहुत मेहनत का काम है क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है, तो इसको पैसे भी अच्छे खासे मिलते होंगे, पैसे भी अच्छे खासे मिलते हैं रिक्शा से, क्योंकि ऐसा तो तुम बोलोगे ट्रक में भी जा सकता था माल, अरे थोड़ा सा ही माल भेजना होगा, लेकिन वो लोहे का है तो बहुत भारी होगा, तो इसको ऊपर ले जाना होता है। तो यहां पर क्या है, जहां से ये सड़क स्टार्ट होती है ना, यहां पर कुछ बंदे बैठे रहते हैं, 1 2 3 4 5, ये बंदे बैठे रहते हैं। ये बंदे महाकलाकार हैं, इनकी कलाकारी सुनो। ये क्या बोलते हैं इस रिक्शे वाले को, देख भाई मैं तेरे रिक्शे के पीछे धक्का लगाता लगाता तेरे को ऊपर तक पहुंचा दूंगा। ये कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, कहता है काम फ्री में नहीं करूंगा, 20 रुपए लूंगा। हाँ तो बात ठीक है, 20 रुपए ले लेता है, 20 रुपए लेता है ये बंदा इससे, और जब यहां माल ड्रॉप करा देता है तो इधर कोने में आता है। इधर कोने में एक जगह है जहां मिलती है दारू, कच्ची दारू, खतरनाक दारू, इलीगल दारू, ठेका नहीं है, दारू है, दारू मिलती है, ड्राम भरा हुआ है, ड्राम के अंदर बहुत सारी दारू है, और 20 रुपए का एक गिलास मिलता है। यह बंदा क्या करता है, रिक्शे पे धक्का लगाया, यहां पहुंचा, 20 रुपए का गिलास भरवाया, वहां नमक पड़ा होता है, नमक चाटा, चटनी चाटी, चकना भी हो गया इसका, यही कहानी खत्म। पौवा वव्वा कुछ नहीं, कोई ठेका ठुक्का नहीं, सीधा ड्राम में से दारू निकाल के देता है, गिलास भरता है, पीता है, नशे में हो गया टुल। फिर क्या करता है ये बंदा, नीचे पहुंचता है, पहुंचता है, इसका नशा उतर जाता है। भाई धूप में चलेगा, नीचे पहुंचेगा, नशा उतर जाएगा, इतना ही नशा होता है इसका। ये बंदे हैं नशेड़ी, ये सारे बंदे। ये क्या करते हैं, ये जो भी रिक्शा वाला जा रहा होता है उसकी हेल्प करके 20 रुपए लेते हैं, दारू पीते हैं, नीचे उतरते हैं, दारू उतर जाती है, फिर दोबारा मेहनत करते हैं, धक्का लगाते हैं, 20 रुपए आते हैं, फिर नीचे पहुंच जाते हैं। और यह काम इन बेवड़ों का, इन ड्रंकर्स का डेली का है। पता कितनी मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे तक वर्क करते हैं ये फ्लाईओवर के नीचे बैठ के, पूरी नजर रहती है कौन सा रिक्शा भारी है, कौन धक्का लगवाएगा, कौन 20 रुपए देगा। इनके पूरे दिन का काम ही यही है। इतनी दारू पी जाती है और दारू छोड़ते ही नहीं है। भाई इससे अच्छा अब जितना तुम मेहनत यहां कर रहे हो दारू पीने के लिए, इतनी कहीं इज्जत की नौकरी करते, अपने घर में बच्चों को कुछ ला कर देते, कॉपी किताब दिलवाते, उनको पढ़ाई करवाते, है ना, इतनी अच्छी बात होती। मतलब कुछ नहीं से तो कुछ सही, कुछ तो करते। ये तो कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। तो जो लोग निहायती नशेड़ी, बेवड़े, चरसी, सुटेरी, गंजेड़ी होते हैं, वो अपने नशे वाली चीज की डिमांड को कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते भाई, कभी नहीं बदलते। ये लोग जो आइटम खरीद रहे हैं इसकी डिमांड को कभी नहीं बदलते। इसकी डिमांड इनके लिए इनइलास्टिक होती है, इसकी डिमांड इनके लिए इनइलास्टिक होती है क्योंकि इनको पड़ गई आदत। ये लोग हैं आदत से मजबूर। क्या करें भाई, ये है आदत से मजबूर, समझे। ये पूरे दिन पीते रहते हैं। और दोस्तों एक आधा सुधर भी जाता है, नशा मुक्ति केंद्र में बंद करा देते हैं घर वाले, 6 महीने तक बंद रहता है, फिर वो सुधर के घर आ जाता है। एक आधा, मतलब बहुत कम लोग हैं सुधर जाते हैं। तो इसलिए इसकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि इन केस ऑफ कंज्यूमर हैबिट, अगर कंज्यूमर को किसी पर्टिकुलर गुड की हैबिट हो जाए, जैसे कि एक ड्रंकर को अल्कोहल की, जैसे कि एक चेन स्मोकर को, चेन स्मोकर उसको बोलते हैं जो सिगरेट पीता रहता है, सिगरेट पीता रहता है, सिगरेट की, तो ये कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करते हैं और इसकी डिमांड को चेंज नहीं करते। एक और एग्जांपल लो बढ़िया, जैसे कि एक सीए एस्पायरेंट को स्टडी की अगर ये हैबिट हो जाए तो ये इसकी डिमांड को चेंज नहीं करते। तो इस केस में डिमांड इनइलास्टिक होती है। भाई मैंने देखा है हमारे गांव में बहुत सारे बुढ़े बुढ़े अपना चबूतरा सा क्रिएट करके वो गुड़ 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 हुक्का पीते रहते हैं, उनको हुक्के की हो गई है, समझे।
कुछ लोगों को कॉफी की डिमांड मतलब एडिक्शन हो जाती है, कुछ लोगों को चाय की एडिक्शन हो जाती है, सबके साथ अलग अलग होता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो मैंने देखा तुम प्यार बहुत करते हो बच्चे, मतलब तुम्हारी और मेरी बॉन्डिंग बहुत कैडे लेवल की हो गई है। हाँ, वो जो तुमने जब क्लास का रेस्पॉन्स आता है ना, वो जैसे तुम क्लास देते हो 6 स्टार तो कहां से आते हैं, मतलब तुम रेस्पॉन्स जो देते हो क्लास का, लिटरली मैं देखता हूं उसको, मजा आता है। मतलब कोई ऑब्जर्व करता हो ना करता हो, मैं ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। अपना बॉन्ड बहुत कैडे लेवल का है। हाँ, कई लोगों को जिम की आदत होती है, किसी को किस चीज की आदत होती है ना, सबकी। हाँ हाँ भाई, होती है होती है होती है। ठीक है जी दोस्तों, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने दोस्तों आपको कुछ ऐसे केसेस पढ़ाए हैं, ऐसे केसेस पढ़ाए हैं जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी है ना वो बदल जाती है। इन केसेस को बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स। किसके डिटर्मिनेंट्स? डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट पढ़ाए हैं मैंने आपको, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बदलती है। और अब बच्चा बोलेगा कहां है ये मॉड्यूल में? राज्य ये मॉड्यूल में पेज नंबर 2.35 पे है। ठीक है, पहला बताया मैंने आपको अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है डिमांड उतनी ज्यादा इलास्टिक, जितने कम सब्स्टिट्यूट है उतनी कम इलास्टिक। फिर पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन द कंज्यूमर बजट। बजट में कितना माल खर्च रहे हो, लग्जरी आइटम्स पे या माचिस पे, है ना। बहुत स्मॉल पोर्शन खर्च कर रहे हो तो लेस इलास्टिक, बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन खर्च कर रहे हो तो मोर इलास्टिक। फिर नेचर बताया कमोडिटी का, एक तो होती है एसेंशियल गुड जिसकी डिमांड लेस इलास्टिक, एक होती है लग्जरी गुड जिसकी डिमांड मोर इलास्टिक। फिर बताया नंबर ऑफ यूजेस, जिसके बहुत कम यूज है पेट्रोल और बटर की तरह उसकी डिमांड लेस इलास्टिक, जिसके बहुत ज्यादा यूज है मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी की जगह इसकी डिमांड बहुत ज्यादा इलास्टिक। फिर टाइम पीरियड बताया कुणाल सर की शादी का, शॉर्ट रन में डिमांड लेस इलास्टिक होती है मजबूरी में, लॉन्ग रन में डिमांड सबसे ज्यादा इलास्टिक, शॉर्ट रन में डिमांड लेस इलास्टिक, लॉन्ग रन में डिमांड ज्यादा इलास्टिक, ध्यान रखते हैं। फिर कंज्यूमर हैबिट, ये बेवड़े वाला केस बताया। फिर टाइट डिमांड बताया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाला केस, यहां पर प्रिंटर और कार्ट्रिज था, कार और फ्यूल था। फिर प्राइस रेंज बताया, जो बहुत महंगी या बहुत सस्ती चीजें होती हैं उनकी डिमांड चेंज नहीं होती, दोनों की डिमांड इनइलास्टिक, लेकिन मिडिल रेंज वालों की डिमांड चेंज हो सकती है, हमारी तुम्हारी तरह इलास्टिक। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, फिर वो 2 लाख के फोन के साथ एक जो कवर आया था छोटा सा कॉम्प्लीमेंट्री था, बहुत इज्जत बचाने के लिए खरीदना ही पड़ता है, डिमांड यहां पर लेस इलास्टिक होती है। आप बोलोगे सर याद कैसे करें? आपके लिए प्यारा सा एक्रोनिम क्रिएट किया है, पंच बीटीटीएस, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हो, पंच बीटीटीएस, या फिर जो जैसे भी आपको करना हो ऐसे भी कर सकते हो। पंच बीटीटीएस की जगह आप बीएसटीटी बोलने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैसे? चलो जी चेक करते हैं कहां कहां से आ रहे हैं पंच बीएसटीटी। लो जी, पी कहां से आया? सबसे पहले पी ढूंढ लो, पी आया ये प्राइस से। यू कहां से आया? यू आया यूज से। एन कहां से आया? एन आया नेचर से। सी कहां से आया? सी आया, कहां गया मेरा सी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड से। एच कहां से आया? ये आया हैबिट से। बी कहां से आया? बी आया बजट से। एस कहां से आया? एस आया सब्स्टिट्यूट से। ये टीटी कहां से आए? टीटी एक टाइम पीरियड का टीटी, एक टाइट डिमांड का टीटी। ये हो गए, ये आपको याद करने के लिए भी आसान काम हो गया। हाँ मेघा, मेरा यही पर्पस रहता है कि डेप्थ में जाके क्लैरिटी से तुम्हारे दिमाग के अंदर चीजें बस जाए, बस। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। ठीक है, लेकिन अब मुझे आपको यह बताना है कि इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप यहां थोड़ी शांति का ध्यान दोगे, एक बार आपके डाउट्स भी देख लूं। महाराज जी क्या बोलता है बच्चा? लव सर इज द रीजन टू चूज पीडब्ल्यू। खुशी, थैंक यू सो मच। अरे क्रिश, देखो क्या होता है, बुक्स आप लोगों के लिए है, आपको स्टडी करनी है, मैं तो कंटेंट पढ़ाता हूं आपको, समझ रहे हो। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस ये कोई टॉपिक ही नहीं है, वैसे इसका मतलब बता दूं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस का मतलब होता है प्राइस को बदलने वाले फैक्टर्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब ही फैक्टर होता है। इलास्टिसिटी में यूजेज ऑफ गुड्स के बेसिस पर थ्योरी बताई, वापस एक्सप्लेन करो। जिस गुड के जितने ज्यादा यूज हैं उसकी डिमांड उतनी ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि महंगा होने पे हम उसके यूजेस को लिमिट कर देंगे, उसकी डिमांड कम हो जाती है। जिसके यूज कम है उसकी डिमांड कम इलास्टिक है, क्योंकि एक ही यूज है, अर्जेंट में वो चाहिए ही चाहिए होगा, उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं है। इन इलास्टिक का मतलब
कम चेंज होना। हाँ ठीक है, हाँ हो सकती है सर, प्लीज मार्केट डिमांड, अच्छा ठीक है दिया, मैं समझता हूं, उसको करा दूंगा। अच्छा 10 तारीख को, 10 मई को 3 बजे सीए वाला यूट्यूब चैनल पे मैं जून वाले बच्चों के लिए एक T20 प्रोग्राम लेके आ रहा हूं। 10 तारीख को फ्राइडे है, 3 बजे T20 प्रोग्राम में मैं कराऊंगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते कैसे हैं तुम देख पाओगे। तो उस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है ना, मर्जी आपकी, बाद में भी देख सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो, बस ये आपके काम का चीज है, आपको पता लग जाएगा। व्हाट इज रिलेटिव इलास्टिक डिमांड? अबे ऐसा कुछ नहीं है नितेश भाई, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड मतलब जो दो केस बताए जा रहे हैं, दोनों में कंपेयर करके देख रहे हैं किसकी डिमांड इलास्टिक है। गोपाल ब्रेक दूंगा भाई, ठीक है। इन इलास्टिक का मतलब डिमांड कम चेंज हो रही है अनमोल, मोर इलास्टिक का मतलब कंपेरेटिवली ज्यादा चेंज हो रही है। थैंक यू रोहित। हाँ हरिओम, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो सब डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थे, यही पढ़ाया मैंने। वो बच्चे ने डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस पूछा था, राइट, वो नहीं था। मेडिसिन की डिमांड इन इलास्टिक है भाई, लाइफ सेविंग ड्रग होगी, जीने के लिए जरूरी है। रशियन साइकिल के बारे में माधव को बताओ, डिमांड इलास्टिक होनी चाहिए, इन इलास्टिक होनी चाहिए। ये पॉइंट इलास्टिसिटी जैसे शब्द, ये मोनोपोली जैसे शब्द, ये बाद में बताऊंगा, आने वाले हैं भाई, अभी बीच में मत फंसो। हाईली इलास्टिक बोल सकते हैं इलास्टिक को, बिल्कुल वर्तिका बोल दो, कोई बुरा नहीं मानेगा। यूनिटरी और मोर इलास्टिक जैसे शब्द अगर पल्ले नहीं पड़े हैं तो बाद में आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है, ठीक है। डबल ग्रोथ रेट ऑफ इलास्टिसिटी EP2, सौरभ प्रजापति या न्यूमेरिकल दोबारा एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। PED का फुल फॉर्म है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। गुंजन, कंज्यूमर वो गुड्स को परचेज करते हैं जिसमें पॉजिटिव यूटिलिटी होती है, नेगेटिव नहीं। कहीं लिखा है, कहीं आंसर दिया हुआ है तो गलत है, ठीक है। कोई हार्दिक डिफाइंड नहीं है, थ्योरी कितनी आएगी, प्रैक्टिकल कितनी आएगी, कितना भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेटरिस पेरिबस का मतलब सागर होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मूवमेंट का मतलब है जब सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड बदले तो डिमांड कर्व के ऊपर जो चेंज आएगा वो मूवमेंट होगा। फ्लक्चुएशंस का मतलब अप्स एंड डाउन्स, बिल्कुल सही फैजान, अच्छा समझ रहे हो। सोहन इसको क्लियर कर देता हूं, अब ढंग से आपको बता देता हूं एक बारी में, ठीक है, ढंग से आपको बता देता हूं, आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। बस 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 आप मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। जो चीजें नेसेसिटीज होती हैं और लग्जरी होती है, इनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। और दोस्तों मैं आपको यहां पर ब्रेक दे रहा हूं, 2.5 मिनट का ब्रेक है, तो ये पोल चलता रहेगा, जब तक पोल चल रहा है तब तक ब्रेक है। आप अपने आंसर यहां पर सबमिट। जिया, टाइड डिमांड का मतलब टाइड हो रखी है, बंधी हुई है। दो चीजें ऐसी है जो आपको एक साथ कंज्यूम करनी पड़ेगी। प्रिंटर के साथ तुम्हें कार्ट्रिज लेना ही पड़ेगा, नहीं तो बेकार हो गया प्रिंटर, किसी काम का नहीं है। ब्रेक स्टार्ट हो गया, ब्रेक स्टार्ट हो गया। हाँ श्रेया मलानी देखता हूं।
चलो जी, देखो जी, जो नेसेसिटीज होती हैं उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, जो लग्जरी होती है उसकी डिमांड मोर इलास्टिक कंपेरेटिवली होती है, एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो नेसेसिटी की इन इलास्टिक, लग्जरी की इलास्टिक, दिस विल बी द राइट आंसर। बी वाले के साथ चले जाएंगे, ज्यादा पंगे नहीं लेंगे, जीरो पीरो तो मैंने कुछ सिखाया नहीं आपको अभी, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। रुशील, करण, अन्या, पलक, अरमानदीप, चिराग, रोहित, वेदांत, रितेश और गुलशन, वेरी गुड भाई। अब मेरी बात सुनो, कहां है? हाँ जी, ये करा दिया था। इसके बाद देखो दोस्तों, अब तुम्हारे पास कुछ मेथड्स होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, तो यहां बता रहा हूं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग या फिर मेजरिंग इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके कुछ मेथड्स हैं दोस्तों। नंबर 1 पे आपको करना है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज को प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको कराऊंगा मिड पॉइंट मेथड। मिड पॉइंट तो नाम नहीं लिखा मॉड्यूल में, मॉड्यूल में लिखा है आर्क इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर एक लिखा है पॉइंट मेथड, एक अलग से पॉइंट इलास्टिसिटी है, पॉइंट मेथड। इसको मैं डेरिवेटिव मेथड भी बोल देता हूं, इसमें डेरिवेटिव होता है। ये सारे मेथड बाद में बताऊंगा एक एक करके। फिर एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर, या फिर इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। और एक होता है ज्योमेट्रिक मेथड। ये सभी मेथड से आपको मैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा। कृष्णा सोलंकी साथ दो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स हैं। ठीक है, जब तुम न्यूमेरिकल में इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करोगे तो उसके आंसर को आप 5 कैटेगरी में डाल सकते हो। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा, अगर आपका आंसर 1 के बराबर आया तो आप उस आंसर को बोलना दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या बोलोगे? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आया तो आप इसको बोलना मोर इलास्टिक डिमांड, या फिर मोर देन यूनिट, या यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आप इसको सिर्फ इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो, जो आपका मन करे। 1 से ज्यादा मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। कुछ नहीं लिखना भाई, सुनते रहो। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर आपका आंसर 1 से कम आया, जैसे कि 0.5, 0.4, 0.3, तो आप इसके लिए कंक्लूजन दोगे दिस इज लेस इलास्टिक डिमांड, या लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, चौथे नंबर पे अगर आपका आंसर 0 आ जाता है, मतलब 1 से कम है लेकिन 0 हो गया, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, ये बहुत स्पेशल सिचुएशन है, आपकी डिमांड कभी बदल ही नहीं सकती। लेस इलास्टिक नहीं, मतलब कभी नहीं बदलेगी। दिस इज परफेक्टली, मतलब हद हो गई, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इट इज लाइक अ सिचुएशन जब प्राइस मान लो कितना भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आपको छोले भटूरे खाने हैं 10 प्लेट, तो छोले भटूरे खाओगे आप 10 प्लेट, प्राइस कितना भी बढ़ जाए आप डिमांड नहीं कम करोगे, आप डिमांड चेंज ही नहीं करोगे। समझे? एक होती है
जब इलास्टिसिटी का आंसर इंफिनिटी हो। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब डिमांड इतनी ज्यादा इलास्टिक है कि कोई हद नहीं। मतलब यानी मान लो किसी चीज का प्राइस बदला ही नहीं, तुमने फिर भी जबरदस्ती डिमांड बढ़ा दी, तो यार प्राइस चेंज ही नहीं हुआ लेकिन तुमने डिमांड चेंज कर दी। इन पांचों केसेस के अंदर डिमांड कर्व अलग अलग बनते हैं और इन पांचों केसेस को बोलते हैं डिग्रीज हैं। ये क्या है? डिग्रीज या टाइप्स, कुछ भी बोल दो, ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी डिग्री है या इसको टाइप बोल दो, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो बोल दो। ठीक है जी। देखो जी, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं परसेंटेज मेथड। आप परसेंटेज मेथड समझना, ठीक है? परसेंटेज मेथड सबसे पहला मेथड बताऊंगा, इसके हिसाब से चलेंगे। परसेंटेज मेथड को प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं। अगर आपको इस मेथड के थ्रू इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दो चीजें निकालनी होती है। जो डेल्टा का निशान है इसका मतलब होता है चेंज, या फिर आप समझो इसको डिफरेंस। मैं डिफरेंस निकालूंगा, आपको कुछ वैल्यूज दी होंगी, आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर निकालना है। ठीक है जी। और हां, इस फॉर्मूले से पहले आपको माइनस का निशान लगाना होगा। ये माइनस का निशान कोई मैथ्स का निशान नहीं है, पेपर में आ जाएगा। इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से पहले माइनस का निशान क्यों होता है? ये इसलिए होता है बिकॉज नेगेटिव साइन है ना, ये बताता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। बिकॉज इट शोज, सीधा लिख दो ना यार, इट शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, इसलिए बस इसको ऐसे कहते हैं ना, सजाने के लिए, इसको दिखाने के लिए लगा देते हैं, और कोई जरूरत नहीं है। वाई कोई पूछे तो वाई का रीजन ये रहा, आ सकता है। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। अब देखो दोस्तों, मैं बोल रहा हूं मैथ में मुझे बताना, ऊपर 10 है और नीचे 10 है, आंसर कितना आएगा? 1। ऊपर 10 है, नीचे 15 है या नीचे 20 है, आंसर कितना आएगा? 0.5। आप देखो, जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो आंसर 1 आता है, लेकिन जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है ना और न्यूमरेटर छोटा होता है तो आंसर 1 से कम आता है। आता है नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो यहीं से आप समझोगे, अगर मान लो 20/5 लिखा है, इसका आंसर आएगा 4। यानी जब डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर 1 से ज्यादा आएगा। मैं इस वाले मैथ्स को लगाऊंगा आपके सामने, अभी आपको कुछ बातें बताऊंगा। देखो जी, आप जानते हो, बहुत पतला करके लिखूंगा, ठीक है ना? हाँ जी। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? पूरा ही लिख दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाओ, पूरा लिखो। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला हो गया, ये माइनस का निशान लगा दो, लगाना है तो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, राइट? ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यहां लिख रहा हूं परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब मेरी बात जरा ढंग से सुनते रहना। अब देखो जी उस्ताद, मैं आपसे बोलता हूं कि अगर ऊपर 10 लिखा है और नीचे 10 लिखा है तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर है, दोनों बराबर है ना? तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो आंसर कितना आएगा? मुझे बताओ, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 1। कितना आएगा? 1। 1 क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इससे ही सबको कंपेयर करते हैं। ठीक है जी।
अब इसको ढंग से समझना, पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल हो तो डिमांड विल बी यूनिट इलास्टिक। और उस केस में डिमांड कर्व कैसा बनता है हमारा? डिमांड कर्व नॉर्मल बनता है, ऐसा नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है। ऐसा बनाना है, ऐसा बना लो। आगे सिखाता हूं, आगे सिखाता हूं, ये लो यहां सिखाता हूं। लीनियर डिमांड कर्व नॉर्मल बनेगा, ना तो ज्यादा टेढ़ा है, ना तो ज्यादा लेटा हुआ है, ना ज्यादा खड़ा है, समझ रहे हो? ना ज्यादा खड़ा है, ना ज्यादा लेटा हुआ है, ये सिंपल है। और अगर ऐसा बनता तो बन जाता, डेटा के हिसाब से वो ऐसा भी बन सकता है, समझ रहे हो? इसको मैं और आगे एक्सप्लेन करूंगा, बस आप इतना ध्यान रखना कि जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं वो पीछे ना छूटे। देखो दोस्तों, अगर ऊपर 20 लिखा होता, इसकी वैल्यू 20 होती और इसकी वैल्यू 10 होती, तो आंसर कितना आता? 2। तो मैं यूं कह रहा हूं, जब क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइस का चेंज, तो आपका आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आता है। किससे ज्यादा आता है? 1 से ज्यादा आता है। किससे ज्यादा आता है? 1 से ज्यादा आता है। और ऐसे में जो डिमांड कर्व बनता है वो थोड़ा लेटा हुआ बनता है, ये थोड़ा फ्लैटर डिमांड कर्व होता है। फ्लैटर डिमांड कर्व होता है। फ्लैट ऐसा होता है, स्टीप ऐसा होता है, खड़ा हुआ नहीं होता, थोड़ा लेटा हुआ होता है। पूरा लेटा नहीं है, थोड़ा लेटा है, ठीक है। देखो जी, फ्लैटर डिमांड कर्व क्या शो करता है? मान लो डिमांड कर्व फ्लैटर है, ये तुम्हें एक बात दिखाएगा। मान लो ये प्राइस है P1, ये डिमांड है Q1, ये बताएगा कि तुम थोड़ा सा प्राइस चेंज करो, चाहे ये लो इतना सा प्राइस चेंज किया है, तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। प्राइस हल्का सा बदला, डिमांड बहुत ज्यादा चेंज। तो यही तो बता रहा है, प्राइस में कम चेंज आता है, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। हमेशा ऐसे होता है। तो जब हल्के से प्राइस को बदलने की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बदल जाए, डिमांड बहुत ज्यादा बदल रही है, तो दिस इज कॉल्ड मोर इलास्टिक डिमांड, है ना। ये कौन सा केस हो गया? मोर इलास्टिक डिमांड का, या मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड है। सिर्फ इलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर ऊपर लिखा हो 10 और नीचे लिखा हो 20, तो आंसर आएगा 0.5। यानी इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 20, तो आंसर 0.5। तो कहना चाहता हूं, जब डिमांड में वैल्यू कम चेंज हो रही हो, डिमांड की वैल्यू कम हो और प्राइस की वैल्यू ज्यादा चेंज हो रही हो, तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है। आंसर हमेशा 1 से कम आता है। तो ऐसे में डिमांड लेस इलास्टिक होती है। आप मेरी बात को प्लीज ध्यान रखना, जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले हैं वो बड़ी वैल्यू, जिसकी तरफ ये पिछवाड़ा दिख रहा है वो छोटी वैल्यू। तो ये ऊपर वाली छोटी, नीचे वाली बड़ी वैल्यू होती है। आंसर हमेशा 1 से कम आएगा। डिमांड लेस इलास्टिक हो जाएगी, या सिर्फ इन इलास्टिक बोल लो। ऐसे में थोड़ा सा खड़ा रहेगा डिमांड कर्व, ठीक है, थोड़ा ज्यादा स्टीपनेस होगी उसमें, थोड़ा स्टीपर रहेगा, ठीक है। ये क्या शो करता है? एक स्टीपर डिमांड कर्व थोड़ा सा खड़ा हुआ है कंपैरेटिवली, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा भाई, मान लो ये P1 है, ये क्वांटिटी है। अगर प्राइस तुम चेंज करोगे, मान लो प्राइस गिरा दिया P2, तो डिमांड में तुम्हारा कम बदलाव होगा। प्राइस ज्यादा ढंग से प्राइस तुमने कम कर दिया तो डिमांड में बहुत कम बदलाव होगा। तो ज्यादा चेंज प्राइस में आता है, कम चेंज डिमांड में। तो ज्यादा चेंज प्राइस में आया और कम चेंज डिमांड में। जब डिमांड में कम चेंज है तो डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। समझ गए? ठीक है। लेकिन अब देखो दोस्तों, आपको एक बात ढंग से बताता हूं, ये मजा आएगा आपको जान के, ठीक है। जब मैं बोलूं कि ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे चाहे कोई भी वैल्यू हो, 1 2 3 4 x y z कुछ भी हो, डिमांड में बदलाव 0 है। जैसे कि प्राइस मान लो कितना भी होगा, 10 से चाहे 100 हो गया। तुम पहले भी 5 प्लेट मोमोज खाते थे, अभी भी 5 प्लेट मोमोज खाते हो, है ना। तो डिमांड चेंज नहीं हुई। तो ऐसे में मैं बोलता हूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 0 है भैया, और ऐसे में आंसर तुम्हारा 0 ही आएगा। तो इलास्टिसिटी ऐसे में 0 होती है। जब इलास्टिसिटी 0 है तो इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड।
और दोस्तों इस केस में डिमांड कर्व आपका ऐसा बनता है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। इसे बोलते हैं वर्टिकल डिमांड कर्व। वर्टिकल, ये वर्टिकल है, फुल स्टीप है। देखो 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 देखो, मान लो डिमांड कर्व ऐसा है तो ये क्या बता रहा है राजे, ये आपको बता रहा है कि मान लो कोई भी प्राइस है P1, इस पे डिमांड कितनी है, इतनी है। आप प्राइस कम कर दो तब भी डिमांड कितनी है, इतनी है। डिमांड फिक्स्ड है भाई, ये डिमांड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। प्राइस तुम कितना भी कर दो, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, जीरो का चेंज आएगा, जीरो अंडा चेंज आएगा, समझे। तो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। लेकिन अगर इसका अपोजिट केस ले लो, आप यू बोलो कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जीरो है, यानी आप नीचे जीरो लिख रहे हो, ऊपर कुछ भी अमाउंट हो, तो राज्य जब नीचे जीरो होता है ना किसी भी चीज के, तो आंसर आता है इंफिनिटी। तो ऐसे में अपनी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, और इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। और ऐसे में डिमांड कर्व बनता है फ्लैटर, लेटा हुआ। कैसा बनता है, फ्लैटर बनता है, लेटा हुआ। यानी फ्लैटर डिमांड कर्व क्या शो करता है, आप जरा ढंग से देखो, ये डिमांड कर्व है मान लो, ठीक है। ये शो करेगा, मान लो प्राइस ये है और कुछ भी डिमांड ले लो, मान लो डिमांड इतनी है, कुछ भी ले लिया आपने, कहता है प्राइस इतना ही है, डिमांड ज्यादा भी हो सकती है, डिमांड और ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, कांस्टेंट प्राइस पे डिमांड चेंज हो सकती है। कहता है कि प्राइस कांस्टेंट है, 10 का 10 है, डिमांड ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। आप पहले 5 प्लेट मोमोज खा रहे थे, फिर आपने 10 प्लेट खानी शुरू कर दी। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई प्राइस चेंज नहीं हुआ, लेकिन तुम डिमांड बढ़ा रहे हो और कम कर रहे हो, ठीक है। अगर यहां पर यह सिचुएशन तुम फील कर पा रहे हो कि हाँ भाई ऐसा कभी कभी होता है, तो फिर आप समझ पा रहे हो कि हाँ सही है। तो ये डिमांड कर्व कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर आप देखोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है। बस आपको यह समझ आना चाहिए कि डिमांड कर्व जितना खड़ा है उतना इलास्टिसिटी जीरो की तरफ है, और डिमांड कर्व जितना लेटा है उतनी इलास्टिसिटी इंफिनिटी की तरफ है। तो एक डायग्राम में, अब ये डायग्राम मॉड्यूल में नहीं बनाया हुआ, आप देखो, मान लो मैंने एक नॉर्मल डिमांड कर्व बना दिया, ना ज्यादा लेटा हुआ ना ज्यादा खड़ा हुआ, इसकी इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। तो आप अब समझना लॉजिक्स, अगर डिमांड कर्व थोड़ा सा खड़ा हुआ हो गया तो इसकी इलास्टिसिटी और कम हो गई, 1 से कम। अगर डिमांड कर्व बिल्कुल खड़ा हो गया तो इलास्टिसिटी 0, यानी डिमांड कर्व ऐसे जाता रहेगा तो इलास्टिसिटी कम होती रहेगी, समझे। चलो जी, अगर डिमांड कर्व हरे वाले से कंपेयर करो, थोड़ा सा लेट गया तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा, यानी डिमांड कर्व लेटता रहेगा तो इलास्टिसिटी बढ़ती रहेगी, बढ़ते बढ़ते अगर वो ऐसा हो गया तो इलास्टिसिटी इंफिनिटी। ये मॉड्यूल में डायग्राम नहीं है, बस याद रखने का तरीका है। इलास्टिसिटी इंफिनिटी, खड़ा होता गया इलास्टिसिटी कम 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 कम, इलास्टिसिटी 0, समझे। सख्त हो गया, खड़ा हो गया ना, इलास्टिक ही नहीं है, मतलब कोई फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं। अगर ये लेटता गया तो इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, फ्लक्चुएशन बढ़ती जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। ओके रिपोर्ट है। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, एवं ही पूछ रहा हूं लीग से हटके। अ गुड विच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड मोर देन वंस, ऐसे गुड जिसको एक से ज्यादा बार नहीं खा सकते। छोले भटूरे एक बार खा लिए खत्म, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल। ए और बी में से एक आंसर बताना है आपको, बताओ। क्या छुट्टी करने के लिए कह रहे हो क्या यार। हाँ ऋषि, अच्छा इंशाल्लाह इकबाल आया था। बताओ छुट्टी कर दूं या नहीं करूं, यस और नो लिखो। छुट्टी करनी है तो यस लिखो, नहीं करनी तो नो लिखो। देखता हूं जरा क्या बोल रहे हो भाई साहब। जिन चीजों को हम मोर देन वन कंज्यूम नहीं कर सकते, ध्यान रखना, जिन चीजों को एक से ज्यादा बार नहीं खा सकते उनको नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोलते हैं। बी वाला राइट आंसर होगा। यस नो छुट्टी कर दूं, क्या कह रहे हो, यस 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 आ रहे हैं।
यस 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 यस, नो 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 नो, क्या बोल रहे हो यार, समझ नहीं आ रहा। पोल कराता हूं, पोल, पोल में बताओ, 30 सेकंड का पोल है तुम्हारे लिए, यस और नो बताओ, ठीक है, 30 सेकंड का पोल है, बताओ छुट्टी कर दूं या नहीं कर दूं, जो ज्यादा बच्चे बोलेंगे वो करूंगा। पोल का टाइम हो गया, देख लेते तुम क्या बोल रहे हो भाई। अबे गधो, क्लास स्टार्ट क्लास की ज्यादा पड़ी रहती है तुम्हें खत्म करने की है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। एक छोटा सा तुम्हें ऐसी एक मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बता दूं राजे, कभी कभी लिखा आता है रिलेटिव प्राइस क्या होता है, तो दो गुड्स के प्राइस की रेशियो निकाल दो एक्स और वाई, तो जो ये प्राइस आएगा, जो भी रेशियो होगी उसको बोलेंगे रिलेटिव प्राइस। तो रेशियो ऑफ वन मनी प्राइस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव प्राइस। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा जी, चलो ठीक है भैया। अब मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लेके आया था आप लोगों के लिए, लेकिन वो करा दूंगा अगली क्लास में कोई। हाँ, अभी अगर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो एक पेस नहीं बन पाएगा, लंबे टाइम तक हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल अच्छे खासे होने चाहिए, राइट। तो आज की क्लास का लीडर बोर्ड देख लेते हैं। नंबर 1 पे रुशील, करण, अन्या, आन्या, आन्या, अरमानदीप, चिराग, गुलशन, वेदांत, पलक, प्रकाश, नरूतो, फरहान, दीज आर द टॉपर्स इन टुडेज क्लास। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। और दोस्तों आपका प्यार मिलता आ रहा है, आपका प्यार लिटरली मुझे एक्साइटेड करता है कि हाँ, और क्रेजी क्रेजी एग्जांपल्स लेके जितना रियल टच हो सके उतना रियल टच देकर आपको पढ़ाऊं। तो बस ऐसी प्यार बनाए रखो, प्यार बना रहना चाहिए। और बस फिर ठीक है, कल मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। कल करेंगे न्यूमेरिकल्स। बाय 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 बाय।